आई थिंक पता है मेरे को जो मेरी सबसे बड़ी गलती लगती है वो है कि नॉट इन्वेस्टिंग इनफ। जब सामने दिख रहा है कि भाई तेरे को मल्टीबैगर मिल गया है तो उस हिसाब से लगाना उसमें पैसे, और इट इज़ एट द कस्प ऑफ कि वो पूरी इंडस्ट्री बदलने वाली है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में बहुत कम मिलती है, तो इसको मिस करना बहुत भारी पड़ता है। ऐसा एक स्टॉक तो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपको ऐसा एक 100 बैगर ऐसा एक मिल जाए, लाइफ खत्म। 2-4 100 बैगर हो गया, आपने 1000 रुपये से भी चालू किया है, 200 बैगर से आप 1 करोड़ पे पहुंच गए। गिरने का गिरेगा बोल के इतने लोगों की रैली छुड़वाई है ना। हाँ, ये न्यूज़। जबकि मार्च अप्रैल में मैंने तो क्या, किसी ने भी जो स्टॉक खरीदे मिनिमम 50% ऊपर है। हाँ, कुछ भी कचरा भी खरीद लिया तो 50% ऊपर है आराम से। लेकिन खरीदने ही नहीं दिया लोगों को, और गिरेगा बोल के। मुझे जयपुर बुलाया कि घूमेंगे और कार का धक्का लगवा रहा है मुझे। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लो, बहुत सारा बन जाएगा, ये बात तो आपको हर किसी ने बता दी होगी अब तक। बट आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा गवाया कैसे जाता है, कैसे आप उन तरीकों को यूज करके स्टॉक मार्केट में अपना पूरा पैसा उड़ा सकते हो। तो उसके लिए हमने स्पेशली इनवाइट किया है प्रांजल कामरा को। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो प्रांजल कामरा, तो आप क्या कर रहे हो? फिर तो आपको शायद यही पता है कि पैसा मार्केट में उड़ाते कैसे हैं, आपको बनाना तो नहीं पता है। तो आई डोंट थिंक प्रांजल कामरा नीड्स एन इंट्रोडक्शन, बट इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। इन्वेस्टिंग के बारे में इतना सिंप्लीफाइड वे में आई डोंट थिंक और कोई समझाता है। तो वेलकम प्रांजल। मेरा ना बड़ा सपना था कि जब मेरा चैनल अच्छा हो जाएगा तो कोई मुझे बुलाएगा अपने चैनल पे कि थोड़ा लोगों को सिखाओ कि पैसे कमाते कैसे हैं। और क्या दिन आ गया, आपने मुझे बुलाया है चैनल पे बताने के लिए कि पैसा गवाते कैसे हैं। बिल्कुल सही तो सो थैंक यू फॉर दिस। पता नहीं था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा मुझे, बट We are all about adventure. Right. कल तो क्या किया उसी से देख लो आप। बिल्कुल। तो 2 दिन हुए और पहले दिन इन्होंने अपनी गाड़ी का धक्का लगवाया मुझसे। तो जयपुर में आके पहली चीज मैंने की है, इनकी गाड़ी का धक्का लगाया है, और आज मैं बता रहा हूँ कि पैसे गवाते कैसे हैं। कल क्या होगा वो अपन सीक्रेट ही रखते हैं। तो प्रांजल स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे कि एक बिगिनर इन्वेस्टर कैसे सोचता है, उसको वो ये 100% कन्विंस्ड है कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मेरे तो बिल्कुल बजट के अंदर है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। मैं 100 रुपए का शेयर खरीद सकता हूँ। और उसको बहुत सारे, मतलब आपने काफ़ी उसको इंस्पायर किया, बहुत सारे अलग यूट्यूबर्स ने उसको इंस्पायर किया, पर कहीं ना कहीं वो नॉलेज 360 डिग्री है नहीं अभी। तो वो घुसता है और वो ये सोच के घुसता है कि यार मैं सीख भी जाऊँगा और मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगा, कोई दूसरा मुझे क्यों बताए। तो उस चक्कर में वो कुछ गलतियाँ करता है। वो गलतियाँ आई एम श्योर आपने भी करी होंगी, और वही डिस्कस करेंगे आपके एक्सपीरियंस से कि वो क्या गलतियां हैं, ताकि और कोई वो गलतियां ना करे। क्योंकि एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से जितना सीख सकते हो वो सीखना चाहिए, क्योंकि आप उन सबकी लाइव्स अपनी एक सिंगल लाइफ में नहीं जी सकते, और वो सारे एक्सपीरियंसेस खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो वो सीखना ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक गलतियाँ जो मुझे भी लगता है मैंने भी करी होंगी, और मेरे अपने दोस्त करते हैं, शायद नाम भी बताऊँगा वीडियो के आगे चल के। कि रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस का शेयर 2500 पे चल रहा है। तो अब लोगों को लगता है यार रिसेंट कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और 2500 पे शेयर चल रहा है। 2500 पे चल रहा है तो अब क्या आगे बढ़ेगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही आगे बढ़ेगा, अपन 100-200 का कोई शेयर देखते हैं। बिल्कुल। तो ये थिंकिंग कितनी सही है। राइट। मैंने भी ये गलती बिल्कुल की है, और हर कोई करता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप, एक तो इसमें 2 प्रॉब्लम आता है। एक तो लगता है कि ये बहुत बढ़ गया, इसकी स्टोरी खत्म हो गई और अब ये मेरे हाथ से निकल गया। और दूसरा ये भी होता है, जैसे रिलायंस आप बता रहे हैं आज 2000 से ऊपर है, तो बिगनर्स के पास थोड़े तो पैसे होते हैं, ज़्यादा पैसे होते नहीं। लोग 10, 20, 50 हज़ार से शुरू करते हैं। उसमें लगता है यार मैं रिलायंस ले लूँगा तो मेरे पैसे तो 10 शेयर में ही खत्म हो जाएंगे। तो मैं ना कोई 20-30 रुपये वाला शेयर ले लेता हूँ, या 1 रुपये वाला शेयर ले लेता हूँ, मेरे पास 20,000 शेयर आ जाएंगे। तो वो होता है ना, बच्चों को ये शौक होता है कि 1-1 रुपये से ही चाहे गुल्लक भरी हो, लेकिन गुल्लक भरी है तो लगता है हम बहुत अमीर हैं। और उसको एक 500 का नोट दे दो तो उसको लगता है इसका मैं क्या करूँगा। मैं आपको बताऊँ कि जब मैं शुरू कर रहा था तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि MRF लूँ या TVS मोटर्स लूँ। मेरे कुछ इनिशियल 2-3 शेयर्स में से। और क्योंकि उस समय मेरे को गाड़ियों का बड़ा शौक था, 2 व्हीलर्स का, तो MRF मतलब बाइक टायर्स, और एक यूथ बड़ा रिलेट करता है।
और टीवीएस मोटर्स क्योंकि उसका स्कूटर मेरे पास था। तो मैंने टीवीएस मोटर्स इसलिए चुना क्योंकि वो तब 27, 28, 30 रुपए का मिल रहा था। तो मेरे को लगा चलो इसके तो मैं 1000 शेयर 500 शेयर ले सकता हूँ, और एमआरएफ का मैं 1 शेयर ले पाता, तब 10,000 रुपए का 1 शेयर होता था। तो हालांकि दोनों शेयर्स ने बहुत अच्छा किया। आज मैं मुड़ के देखूं तो एक 6 गुना हो गया, एक 8-9 गुना हो गया, और टीवीएस 8-9 गुना हो गया। लेकिन मैंने एमआरएफ सिर्फ इसलिए मिस कर दिया, उस 6 गुना गेन को सिर्फ इसलिए मिस कर दिया क्योंकि वो 10,000 रुपए का 1 शेयर था। तो सोचने में बहुत महंगा लगता है कि 10,000 रुपए मेरे सिर्फ 1 शेयर पे। लेकिन हमको ये समझना है एज बिगिनर कि हम नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं कमा रहे, हम परसेंटेज ग्रोथ पे कमा रहे हैं। आपके पास अगर 1000 शेयर हो या 1 शेयर हो, 1000 शेयर भी अगर 20% बढ़ेंगे तो आप 20% कमाएंगे, 1 शेयर भी 20% बढ़ेगा तो आप 20% कमाएंगे। तो आपको ये देखना है कि परसेंटेज ग्रोथ की संभावना किसमें है, नंबर ऑफ यूनिट से क्या फर्क पड़ता है। और कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि सस्ता शेयर ज्यादा बढ़ेगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि एमआरएफ भी 6 गुना हो गया। वो हिंदुस्तान का तब भी सबसे महंगा शेयर था, आज भी सबसे महंगा शेयर है, और 6 साल में 6 गुना वो भी हो गया। कितने 1-1, 2-2 रुपए वाले शेयर 50 पैसे के हो गए, नहीं बढ़े। शेयर कितना बढ़ेगा इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये तो डिपेंड करता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो आज हम देखें तो रिलायंस जब 1000 पे था, 900 पे था, तब भी वो हिंदुस्तान की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में था। तो अगर हम मार्केट कैप वाइज देखते तो लगता है यार ये तो ऑलरेडी देश की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में है, और कितना बड़ा होगा। देखते ही देखते वो सबसे बड़ा हो गया और बाय अ ह्यूज मार्जिन हो गया, डबल हो गया, और अगली सेकंड सबसे बड़ी कंपनी में, और इसमें भी अब बहुत बड़ा फासला हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो, अगर मैं रिलायंस ट्रैक नहीं करता तो ये कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर वो कंपनी अच्छा करती रही, उसको इन्वेस्टर्स मिलते रहे, जियो में ग्रोथ आती रही, यहाँ से भी डबल हो सकता है। हम एप्पल को देखते हैं कि कुछ साल पहले 1 ट्रिलियन और अब 2 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन में हम सोचते थे ये कैसे हो सकता है, और वहाँ से भी वो डबल हो गया। और जो शेयर सस्ता है, आप ये भी सोचिए कि उसके सस्ते होने का कोई कारण है। अगर कोई शेयर 50 पैसे में मिल रहा है तो खुश नहीं होना है, सबसे पहले ये पूछना है वो क्यों है 50 पैसे पे, उसका मैनेजमेंट ऐसा क्या गलत कर रहा है कि वो 50 पैसे पे है। इसके अलावा आप ये देखिए कि एमआरएफ अगर 60,000 के आसपास है तो वो इसलिए नहीं है, वो हिंदुस्तान का सबसे महंगा शेयर है अगर हम पर शेयर वैल्यू पे देखें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे महंगी कंपनी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब यही बहुत मोस्ट बिगिनर के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि शेयर महंगा कैसे हो गया, या कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी है तो और कितनी बढ़ेगी। और तब हम ये देखते हैं कि एमआरएफ का शेयर सबसे महंगा है और रिलायंस कंपनी सबसे बढ़िया, बट शेयर इतना कम है। राइट। देखिए, ये डिपेंड करता है कि एक शेयर के पीछे आपको कंपनी की कितनी हिस्सेदारी मिल रही है। तो जैसे आप इसको ऐसा सोचिए कि एमआरएफ का अगर आप 1 शेयर ले रहे हैं तो आपको एमआरएफ में ज्यादा हिस्सेदारी मिल रही है। रिलायंस में 1 शेयर लेने पे बहुत कम हिस्सेदारी मिल रही है क्योंकि फेस वैल्यू कम होगी, उन्होंने बहुत बार बोनसेस कर लिए। जैसे मान लीजिए एक 100 रुपए का नोट है, तो रिलायंस ने उस 100 रुपए के नोट को कई बार तोड़ तोड़ के 1 रुपए के 100 नोट में तब्दील कर दिया। तो क्योंकि वो इतने टुकड़े हो गए इसके, और इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि एक टुकड़े की कीमत बहुत कम हो गई, लेकिन हम अगर सारे टुकड़ों को जोड़ दें तो वो सबसे महंगी कंपनी है। जैसे मान लेते हैं एमआरएफ के टोटल 100 रुपए की मार्केट कैप है और 2 शेयर है, तो 50-50 रुपए हो गए। तो शेयर तो सबसे महंगा हो गया, लेकिन अगर आप दोनों शेयर जोड़ के टोटल कंपनी की वैल्यू देखो तो 100 रुपए ही है। रिलायंस में हम मान लेते हैं कि 1000 रुपए रिलायंस की वैल्यू है, मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं, तो एक शेयर की वैल्यू 1 रुपए है, जैसा हम 2500 देखते हैं, एमआरएफ से कम है। लेकिन अगर हम सारे शेयर जोड़ के देख लें तो रिलायंस एमआरएफ से 10 गुना बड़ा है, 1000 रुपए उसकी कीमत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एमआरएफ को इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर से कोई खास मतलब नहीं है, कौन उसका शेयर अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं कर सकता, वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, ये उनकी सोच बट बाकी कंपनीज ये चाहती हैं कि भाई उनके शेयर्स हमेशा अफोर्डेबल रहें, तो वो अपने शेयर्स को बार बार स्प्लिट कर देते हैं ताकि उनको एक शेयर महंगा ना लगे। बिल्कुल, और हर आम आदमी उसको अफोर्ड कर सके। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा लेसन है। जो लोग ये समझते हैं कि 2500 का शेयर बहुत महंगा है, वो शेयर 2500 का होता ही नहीं अगर वो स्टॉक स्प्लिट नहीं होता। हो सकता है 1 लाख रुपए का एक शेयर होता। बिल्कुल, करोड़ों का होता। जैसे अगर हम बर्कशायर हैथवे का एक शेयर देखें तो वो एक शेयर क्लास ए जो शेयर है 2 करोड़ रुपए के आसपास का है एक शेयर, क्योंकि एमआरएफ के जैसे वॉरेन बफे को भी ये मतलब नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी कंपनी में हिस्सेदार बने, तो इसलिए वो भी बोनसेस और स्प्लिट नहीं करते। और आज रिलायंस बर्कशायर हैथवे जितनी बड़ी ही कंपनी है, तो अगर रिलायंस भी अगर अपने बोनसेस या स्प्लिट नहीं करते तो 1.5-2 करोड़ रुपए का एक शेयर रिलायंस का भी होता। काफी लोगों की थिंकिंग, मेरी भी ऐसी रही है कि
वॉरेन बफेट 20% से ऊपर का रिटर्न कमा लेते हैं हर साल, और काफ़ी स्टॉक एडवाइजर्स इंक्लूडिंग यू, शायद आपने भी कभी क्लाइंट को ये कमिट नहीं किया होगा कि मैं 20% 25% का रिटर्न आपको दे दूंगा। बट जब बिगिनर इन्वेस्टर गूगल पे जाके या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके शेयर का ग्राफ देखता है तो वो देखता है यार बजाज फाइनेंस तो 60% के CAGR पे चल रहा है, तो लोग मुझे ऐसे ही क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं 15% पे क्यों सेटल करूं, मैं एटलीस्ट उसका डबल 30% कमा के दिखाऊंगा। तो ये थिंकिंग कैसी है? राइट, बहुत इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट टू आंसर क्वेश्चन है, आपने फंसा दिया है मुझे। बट चलिए, इसके दो पहलू हैं। पहले तो जो पास्ट हिस्ट्री देख के लोग लालच में आ जाते हैं कि अभी जैसे पिछले 6 महीनों में भी काफ़ी सारे शेयर ऐसे हुए हैं जो 50%, 80%, 100% बढ़े हैं। तो लेकिन होता क्या है कि आपके पास यूजुअली एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स रहता है, 10 स्टॉक्स, 20 स्टॉक्स, उसमें से कोई एक 60% बढ़ जाता है, कोई 80% बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप 10 स्टॉक्स पिक कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 3-4 में आप गलत भी जाएंगे। तो कभी भी इन्वेस्टिंग में ये मैटर नहीं करता कि आपके 10 में से एक शेयर मल्टीबैगर हुआ या नहीं। मैटर ये करता है कि आपने कितने बुरे स्टॉक्स चूज करने से खुद को रोक लिया, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रिटर्न पोर्टफोलियो पे वो आने वाला है जो आपके विनर्स, माइनर्स, लूजर्स का नेट रिजल्ट आया। तो हो सकता है आपका एक शेयर 10 गुना बढ़ जाए, लेकिन बाकी 9 शेयर अगर 0 हो गए तो आपने कुछ खास नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट ये है, पहली प्रायोरिटी इन्वेस्टिंग में, कि हम कैसे अपने कैपिटल को प्रिजर्व करें। अगर हम कैपिटल प्रिजर्व कर लिए तो इंडेक्स ही 15% बढ़ता है। तो आप अगर कैपिटल प्रिजर्व कर पा रहे हो तो इंडेक्स का रिटर्न तो आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम देखते तो है बजाज फाइनेंस का चार्ट जो बड़ा फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो चार्ट देख के हम सोचते हैं हम भी 50% कमाएंगे और खरीदते हैं पेनी स्टॉक्स। ये बहुत बार होता है। तो ये बहुत गड़बड़ है कि उसने हमारी उम्मीदें बढ़ा दी, लेकिन अब हम बजाज फाइनेंस नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो पहला वाला आपका सवाल कि ये तो बढ़ गया, अब ये नहीं बढ़ेगा। तो मैं ढूंढूंगा पेनी स्टॉक, यूनिट भी ज्यादा मिले और आगे बढ़ जाए। वहां मेरा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में मैंने रिस्क ले लिया और मेरा कैपिटल खत्म हो गया। तो कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहे आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा भी हो, आप 25% कमाना चाहते हो, 30% कमाना चाहते हो, तो भी फंडामेंटली बुरे स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स की तरफ मत जाओ। वो भी अच्छे स्टॉक से पॉसिबल है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स भी बहुत ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ पॉसिबल है। मैंने एग्जांपल दिया TVS मोटर्स MRF का, एक 6 साल में 8 गुना, एक 6 साल में 6 गुना हो गया। बहुत अच्छा रिटर्न है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न है। हाँ, अब जो आपने एक और चीज़ पूछी थी कि फंड मैनेजर्स कहेंगे कि 15% काफ़ी है, 20% काफ़ी है, इस पर मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है कि वॉरेन बफे भी कहते हैं कि अगर आज वो दुनिया के इतने बड़े कैपिटल पे बैठे हैं, वो एक हाथी पे बैठे हैं कि लाखों करोड़ रुपए उनके पास हैं और उस पे उनको रिटर्न जनरेट करना है। तो सोचिए, अगर मेरा 1 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है और मैं कोई 100 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 200 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे 1 लाख करोड़ में तो कोई फर्क ही नहीं आएगा अगर वो कंपनी दुगनी भी हो जाए। तो वॉरेन बफे के पास आज पैसा इतना है कि उनकी मजबूरी है कि वो सिर्फ ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण उनका रिटर्न कम रहता है, क्योंकि वो बहुत मैच्योर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। प्लस वो इन्वेस्ट करने का सोचते हैं और कुछ शेयर्स खरीदते हैं, सारी दुनिया में ये खबर फैल जाती है और इससे पहले कि वो और खरीद पाए वो शेयर में सर्किट लगना शुरू हो जाता है। इंडिया में राकेश झुनझुनवाला जी के साथ भी ऐसे ही होता है। तो इसके कारण उन लोगों को अपने रिटर्न्स मॉडरेट रखने पड़ते हैं। लेकिन वॉरेन बफे ये कहते हैं कि आज अगर उनके नाम को सारी दुनिया भूल जाए और उनके पास $10 मिलियन हो, 2, 4, 5, 10, 100 करोड़ रुपए हो, तो वो 40%, 50% का रिटर्न भी ला सकते हैं। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस रोकने के लिए अच्छा है कि भैया तुम 15% में खुश रहो। वॉरेन बफेट भी 20% ही ला पाते हैं। लेकिन ये एडवाइजर्स और फंड मैनेजर्स गलत कर रहे हैं। वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए, वॉरेन बफेट मैनेज कर रहे हैं 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपए और बोलते हैं कि हम उनके जितना रिटर्न लाएंगे, उनसे भी कम लाएंगे और आप खुश रहो। तो ये सही नहीं है। ये तो दे आर प्लेइंग सेफ, क्योंकि उनको एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा चाहिए, क्योंकि वो भी बिजनेस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनसे सेटिस्फाइड रहें, कंप्लेन ना करें। तो आई एम श्योर आपको एक रुचि सोया नाम से एक कंपनी के बारे में पता होगा। जी, मतलब जी, उसका ग्राफ देख के मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो क्या मेरा पैसा मैनेज कर रहा है, ये देख, इसमें क्यों नहीं लगाया। हाँ, तो मैंने ट्रोल किया उसको। बट इससे मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि रुचि सोया का ग्राफ आप देखोगे ना, तो वो ऊपर नीचे नहीं है, वो सिर्फ ऊपर बढ़ा। ये गर्लफ्रेंड्स ना ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछती हैं, इसलिए मैंने रखी नहीं है, मैंने बनाई नहीं है गर्लफ्रेंड। अच्छा। हाँ, आज वो कोलैब वीडियो बना रहे हैं। चल करता हूँ।
So do you have a girlfriend? बोल दूं लाइव टीवी पे? हाँ, वैसे इनका एक थिंकविट पे इंटरव्यू है वो देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा हाँ, तो सवाल मेरा ये है कि रुचि सोया का ग्राफ अगर आप देखोगे तो सिर्फ ऊपर जा रहा है, वो भी इतना सही सेमी सर्कल बन रहा है कि मतलब कैसे कंपास लेके बनाया हो किसी ने, मतलब नीचे तो जा ही नहीं रहा है। हाँ। हर रोज उस पर अपर सर्किट लगा था और उसने कुछ महीनों में, शायद 2 महीनों में 8000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया था जी। अब लोग ये सोच रहे हैं कि चलो वो मिस हो गया तो ठीक है, यस बैंक तो अभी भी बचा हुआ है हाँ वो भी ऐसे ही बढ़ेगा Right. एंड हम 1000 रुपये लगाएंगे 8000% रिटर्न कमा लेंगे। तो ये थिंकिंग कैसी है? बहुत दुख होता है इस मेंटालिटी से। रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना नुकसान होता है इस मेंटालिटी से। आप ना किसी भी ऐसे इन्वेस्टर की डीमैट होल्डिंग देखिए जो 5 साल 10 साल 15 साल से इन्वेस्टेड है और उनकी पोर्टफोलियो में आधे से ज़्यादा ऐसे पेनी स्टॉक्स होंगे जो उस समय के हॉट स्टॉक्स थे, जो उस समय खूब बढ़ने वाले थे या थोड़ा बहुत बढ़े थे, और ये फ्री मैसेजेस आते हैं, ब्रोकर्स हाइप बनाते हैं और उन्होंने खरीद लिए और 10 साल से वे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। हम अगर रुचि सोया की ही बात करें तो जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स को वो कहानी पता चलती या इन्वेस्ट करने का मौका मिलता, वो काफ़ी बढ़ चुका था। उसके बाद एंट्री मुश्किल थी क्योंकि सर्किट पे सर्किट लग रहा था, और अगर आप घुस भी गए, एंटर हो भी गए, तो अपने पीक से 60-70% वो अब गिर चुका है। Right. तो हालांकि उसने 8000% का रिटर्न अपने लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे दिया, लेकिन कितने रिटेल इन्वेस्टर्स को उसका फ़ायदा हुआ? हार्डली एनी, क्योंकि जब तक उनको एंट्री मिलती, एंट्री बहुत मुश्किल हो चुकी थी, और अगर एंट्री मिल गई तो वहाँ से शेयर अच्छे से गिर चुका है। इसको ऐसे समझते हैं उनकी तरफ से कि देखिए, कई बार हमको ऐसा मिलता है कि यार, मेरे को ये एडवाइस आती है, मेरे को भी कई बार लोग बोलते हैं कि प्रांजल अंदर की खबर है, ये शेयर खूब बढ़ने वाला है, इसमें इन्वेस्ट कर ले। तो भैया ये अंदर की खबर से ना हमेशा डर के रहना, ये बहुत खतरनाक होती है। अगर आपको कभी अंदर की खबर मिल रही है ना, मान के चलिए वो आप तक जानबूझकर पहुंचाई गई है। वो चाहते हैं कि ऐसा बोल के वो आपको बताएं और आप उस शेयर को खरीद लें। तो उसके 1 महीने का पहले का चार्ट भी आप देखोगे ना, तो बड़ा सर्किट पे सर्किट लग रहा है, वो शेयर डबल हुआ है। तो अब आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया। एक तो आपके भरोसे के आदमी ने अंदर की खबर दे दी, और आपने फिर जाते साथ चार्ट देखा कि चलो चार्ट देख लेता हूँ, वो भी डबल हुआ है। आपको लगता है ये तो पक्का बढ़ेगा। यही तो वो चाहते हैं। वो पहले 1 महीने प्राइस बढ़ाते हैं और फिर अंदर की खबर बोल के देते हैं, क्योंकि अगर चार्ट अच्छा नहीं होगा तो आप खरीदोगे नहीं। तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, अब आप तक खबर फैला दी, और अब उस बढ़े हुए प्राइस पे अपना मुनाफा काट के वो आप पे शेयर्स डंप कर रहे हैं। खास करके अगर वो अननोन कंपनी, अब रुचि सोया को 7-8 महीने पहले कोई जानता भी नहीं था, अचानक से आई और ऐसे बढ़ने लगी, अपर सर्किट पे अपर सर्किट, और अब लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, गिरे जा रहा है। अगर बाई डंपिंग, अगर किसी को डंपिंग का मतलब नहीं पता, अगर सारे लोगों को बोल बोल के शेयर खरीदवा दिए हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ गया है। अब जिन लोगों ने, जो इनसाइडर लोग हैं, जो खबर आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं, वो ऑलरेडी खरीद कर बैठे थे वो शेयर काफ़ी कम दाम पे। तो आप लोगों ने उस शेयर को खरीद के कंट्रीब्यूट किया, उसका प्राइस बढ़ा दिया। अब जब नई वेव आ रही है खरीदने, उन्होंने अपने शेयर वहाँ बेच दिए। तो मल्टी बैगर रिटर्न कमाने वाला सिर्फ वो इनसाइडर ही है, आप लोग नहीं हो। क्योंकि उसके बाद जब लोअर सर्किट लग रहा है, तो अपर सर्किट का मतलब ये होता है कि आप शेयर खरीद नहीं पा रहे हो। लोअर सर्किट का मतलब होता है आप बेच नहीं पा रहे हो। तो आपका जो होल्डिंग है वो 1 रुपये से 100 रुपये हुआ आपकी आंखों के सामने, आपके ऐप में, और वो 100 रुपये से वापस 1 रुपये पे हो रहा है, आपके बैंक में नहीं आ रहा वो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, खास करके अगर वो कंपनी अननोन है। अगर बजाज फाइनेंस में ऐसा हो रहा है तो हमको पता है कि चलो ठीक है, थोड़ा बबल है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें महीना भर लोअर सर्किट नहीं लगेगा। तो प्रांजल, अब 2 सवाल हैं। हाँ, पहला सवाल तो ये कि अगर किसी ने लेट से 500 रुपये का शेयर ले रखा है, वो कुछ ही टाइम में डबल हो गया, 1 साल भी नहीं लगा उसको डबल होने में, तो उसका रिटर्न 100% से भी ज़्यादा हुआ अगर एनुअल देखा जाए तो। ठीक है। वो वहीं पे डर जाता है, अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अब तो पक्का गिरेगा, तो बेच देते हैं इसको और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जी। और दूसरा सवाल एज अ फॉलो अप कि मैंने 5 शेयर ले रखे हैं, वो डबल हो गए, तो मैं आधी होल्डिंग्स बेच देता हूँ मेरी, ताकि मेरे जो शेयर्स खरीदे हुए थे उसकी कॉस्ट तो मैं निकाल लूँ, बाकी फ्री हो गया। यार, आप ये ऐसे सवाल पूछ रहे हो ना, मेरे को मेरी सारी गलतियां याद आ रही हैं। मैंने भी बड़ा किया है ये सब। बट इसको थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत सारी गलतियां तो करोगे ही। जब आप शेयर्स पिक करोगे, 40-50% ऑफ द टाइम्स आप गलतियां करने वाले हो। तो अगर आप अपनी गलतियों पे तो बैठे हुए हो कि भाई 100 का शेयर 50 हो गया, तभी बेचूंगा जब दोबारा 100 आएगा,
उस पर तो आप बैठे हुए हो, और जो शेयर बेचारा 100 से 200 हो गया, जो आपके लॉस को कवर कर रहा है, और वो 400 हो सकता है, उसको आप बेच दे रहे हो कि नहीं इसमें से तो पैसा निकाल लो। तो बेसिकली 2 पेड़ हैं, एक फल दे नहीं रहा, उसको तो रहने दो कि ये जब फल देगा ना तब तक के लिए रुकता हूँ, और जो फल दे रहा है इसने बहुत फल दे दिया, इसको काट देते हैं। तो ये बहुत डेंजरस मेंटालिटी है, क्योंकि अगर सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने ये किया होता कि शेयर डबल होने पे बेच दो, तो 10 गुना, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स ये जो मल्टी बैगर्स होते हैं ये तो आपके पास कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो दुगना होने पे बेच दे रहे हो। जबकि इसको थोड़ा ऐसे सोचते हैं, आपके पास अगर 1000 रुपये ही हैं, सिर्फ 1000 रुपये, आपको 300 बैगर्स चाहिए और आपके पास 100 करोड़ रुपए आ गए। आपने 1000 रुपये एक ऐसे शेयर में लगा दिया जो 1 लाख हो गया, वो 1 लाख के लिए आपने एक ऐसा शेयर ढूंढ लिया जो 1 करोड़ हो गया, और एक ऐसा शेयर ढूंढ लिया जो 1 करोड़ से 100 करोड़ हो गया। 3 ऐसे शेयर्स और आपकी जिंदगी बन गई। 7 पुश्तों को काम नहीं करना। लेकिन अगर हम 2x पे रोक दे रहे हैं तो हमको 100x कैसे मिलेगा? सही बात है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कंपनी अच्छी नहीं है, अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है तो बिल्कुल उसे बेचना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए बेच देना कि यार ये तो हो गया 100%, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। अब फॉलो अप क्वेश्चन कि लोग अपनी आधी होल्डिंग्स बेच के प्रॉफिट निकाल लेते हैं या कॉस्ट निकाल लेते हैं और फिर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये शेयर तो हमारे फ्री आ गए। जी, ये भी किया है मैंने। अगेन देखिए, बेचने का रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि आपको 50% का गेन हो गया, आपको 100% का गेन हो गया। बेचने का रीज़न यूजुअली सिर्फ एक होना चाहिए कि कंपनी अच्छी नहीं है, यहाँ से कंपनी का भविष्य अच्छा नहीं है। अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है तो कमा लो ना उस कंपनी में निवेश करके। आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, अब कमाओ। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, स्टॉक मार्केट में लोगों का पेशेंस नेग्लिजिबल होता है। बट आप दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को देखो, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो वो पूछता है नहीं प्रॉपर्टी चली आ रही है, लोग बेचते नहीं है उसको। गोल्ड भी चला आ रहा है, तिजोरी में रख दिया है, वो उसको भी हाथ नहीं लगाते। बिल्कुल। तो आई थिंक ये मेंटालिटी आनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। यू शुड ट्रीट इट लाइक प्रॉपर्टी या गोल्ड, जैसा आपको मन को मनाना है वैसा मनाओ। आप प्रॉपर्टी अगर 20-20 साल तक नहीं बेच रहे हो तो शेयर आप 20 दिन में डबल होते ही क्यों बेचते हो? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा हार्ड ब्रेकिंग हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी है कि मुझे एक ऐसा इन्वेस्टर बता दीजिए जो शेयर बाजार में 5-7 साल में उसने कुछ हज़ार रुपए से शुरू किया था, जैसा हम सब करते हैं, और आज वो 10-20-50 करोड़ पे है। कोई ऐसा कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ऐसा सोचिए कि आपकी वेल्थ तब आप बड़ा पैसा कमा पाएंगे जब आपको कम से कम कुछ ऐसे शेयर्स मिलेंगे जो 10x हो गए, जो 20x हो गए, 50x हो गए। और शेयर 10x, 20x, 50x तब होगा जब उसका बिजनेस 10x, 20x, 50x होगा। तो वो तो 5-6 साल में होगा नहीं ना। कोई बिजनेस 5 साल में 100 गुना तो होगा नहीं, बहुत रेयर ऐसे होंगे। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा पैसा शेयर बाजार में नहीं कमाया है, क्योंकि मेरे पास कैपिटल कब आना शुरू हुआ? पिछले 2-3 सालों में आना शुरू हुआ, और 2-3 साल में मेरे को बहुत सारी 10x, 20x कंपनियां नहीं मिलने वाली है। तो मुझे भी पता है कि मैं कितना भी सीखूं, मुझे भी 10-15 साल लगने वाले हैं। तो 10-15 सालों के लिए रेडी होना चाहिए, उससे कम में कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रांजल, एक बात बताओ कि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी कंपनी के बारे में शॉर्ट पता है कि यार इस कंपनी में ऐसी कुछ न्यूज़ आने वाली है, जैसे रिलायंस में इन्वेस्टमेंट आने वाली है, या फिर अभी रिलायंस में क्योंकि 10 ऑलरेडी आ चुकी हैं इन्वेस्टमेंट, हमें पता है कि अभी रिटेल में भी आने वाली है, उसमें भी आने वाली है, या किसी कंपनी का Q1 रिजल्ट आने वाला है और एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि बढ़िया आएगा। तो हम उसको टाइम करने की कोशिश करते हैं कि हम बस इस स्टॉक को बढ़ने से पहले खरीद लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ तो हमें पता चली गई है। बट 99% ऑफ द टाइम ये होता है कि भाई हमने जब खरीदा है ना वही उसका पीक पॉइंट था, वहां से तो वो गिर ही रहा है। बिल्कुल। डिस्पाइट द गुड न्यूज़ आने के बावजूद वो गिर रहा है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है ना, तो सबको पता है। तो मैं हमेशा ये चीज़ मान के चलता हूँ कि जो चीज़ मुझे पता है वो सबको पता है। हमको ऐसा लगता है कि हमको पता चल गया, लेकिन मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, ये कौन नहीं खोलता। तो वो अच्छी खबर प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हाँ, जो आने वाली बुरी खबर है जो किसी को नहीं पता है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो उससे शेयर गिर जरूर सकता है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट न्यूज़ के बेसिस पे या डेटा के बेसिस पे सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबके पास है, डेटा और न्यूज़। इन्वेस्टमेंट होता है आपके इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे। और जैसा हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, तो वही डेटा, वही न्यूज़ आपको मान के चलना है कि सबके पास है। डिफरेंस हो सकता है कि आप उस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हो। तो और इंटरप्रिटेशन में ज़रूरी आता है कि हम नंबर्स पे कम फोकस करें, क्योंकि वो डेटा है, और कंपनी की या इंडस्ट्री की स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन हमको फिनेंस में, जो लोग फिनेंस पढ़े भी हैं, उनको भी ये इतना पढ़ा दिया गया है ना कि 25 के पी तक दो, 20 के पी तक दो, 30 का पी ठीक है, 40 तो बहुत महंगा हो गया, 100 तो सोच ही नहीं सकते।
ये प्रॉब्लम इसलिए कि हम बैकवर्ड लुकिंग देख रहे हैं, वो नंबर्स देख रहे हैं जो हो चुका है। लेकिन आजकल के वर्ल्ड में जहाँ डेटा की वैल्यू पहले से बहुत ज़्यादा है, डेटा इज़ द न्यू ऑयल बोलते हैं, तो हमको ये देखना है कि कंपनीज का फोकस भी अब मोनेटाइजेशन की तरफ नहीं है। कंपनीज का फोकस भी है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा गैदर करके अपने मोट को, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करते जाना। तो अगर कंपनी प्रॉफिट के पीछे भाग ही नहीं रही है और आप प्रॉफिट से कंपनी को वैल्यू कर रहे हो, तो आप कैसे सही वैल्यू कर पाओगे? कंपनी तो भाग रही है डेटा के पीछे, तो आपको उनको डेटा के बेसिस पे वैल्यू करना है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि आजकल की कंपनियां प्रॉफिट के पीछे नहीं भागती, वो 20 साल रुक सकती हैं प्रॉफिट के लिए। अमेजॉन 20 साल रुका था प्रॉफिट के लिए, फ्लिपकार्ट ने अभी तक पैसा नहीं कमाया, 10-12 साल हो गए। वो किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और हम उनको वैल्यू कर रहे हैं प्रॉफिट के बेसिस पे या रेवेन्यू के बेसिस पे। तो ये बहुत बड़ा गैप है। तो मैनेजमेंट एनालिसिस, कंपनी का विजन और बिजनेस एनालिसिस 90% इंपॉर्टेंस तो इसी चीज़ की है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब ये होता है कि जो न्यूज़ आपको पता है वो सबको पता है, और आपको ऐसा लगता है कि इस न्यूज़ का असर तो 4 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा, बट मार्केट उसको आज ही एडजस्ट कर लेता है। बिल्कुल। इसीलिए लॉकडाउन में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद एकदम से रैली आई, तो सब लोगों को ये लग रहा था कि भाई अप्रैल मई जून जो Q1 है, इसके नतीजे नहीं आए, इसके रिजल्ट नहीं आए अभी काफ़ी कंपनीज के, इसीलिए बढ़ रहा है। जब सारी कंपनीज लॉस रिपोर्ट करना स्टार्ट करेंगी, अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगी, तो मार्केट गिरेगा, बट ऐसा भी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इससे लेसन ये है कि स्टॉक मार्केट जब गिरा था मार्च में, उसने ये इस अजम्पशन पे गिरा था कि आने वाले 3 महीने कंपनीज के लिए खराब हैं। वो इस अकेली न्यूज़ पे नहीं गिरा कि आज लॉकडाउन लग गया। बिल्कुल। मार्केट को ये भी पता था कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब है, तो इंडिया की हालत बहुत खराब होने वाली है। इट वाज ऑल डिस्काउंटेड। राइट। और बहुत लोगों ने वेट किया, जिन लोगों ने मार्च का क्रैश मिस कर दिया, वो लोग जुलाई का वेट कर रहे थे कि जब Q1 रिजल्ट्स आएंगे काफ़ी कंपनीज के, तो बहुत बड़ा क्रैश जुलाई में भी आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। फर्स्ट, इट्स बेस्ट टू ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड। जो आप, क्योंकि हर महीने इंसान कमाता है, ज़्यादातर इंसान हर महीने कमाता है और हर महीने थोड़ा पैसा लगाता है। तो जो पैसा, मान लीजिए पिछले 1 साल मार्केट सस्ता था, जो पैसा आपने 1 साल लगा लिया वो तो आप लगा के रखिए। अब जैसा आपको लगता है कि आज मार्केट बहुत महंगा है या यहाँ से क्रैश होने वाला है, तो एक चीज़ करिए कि आगे का पैसा कुछ महीने मत लगाइए, फ्रेश मनी मत लगाइए। लेकिन जो पैसा लगा हुआ है मार्केट से, वो निकालना कभी भी सही नहीं है। कितना भी मार्केट ओवर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड हो, मार्केट से पैसा निकालिए मत। 2 कारणों से, एक हो सकता है मार्केट गिरे ही ना, बढ़ता रहे। दूसरा, आप अगर निकाल लेंगे ना और आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो एनीवेज वो आपने वेस्ट ही करने हैं। तो प्रांजल, आप एक बात बताओ, मेरी कमाई का कितना % स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं? और क्या मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि मैं इनफ इन्वेस्ट कर रहा हूं? राइट। आप ना, अगर एक कॉमन मिडिल क्लास जो अभी जिसने जॉब करना शुरू किया है, 2-4 साल हुए हैं, रफली 30-35-40 हज़ार रुपये वो लोग कमाते हैं, 25 हज़ार कमाते हैं, और SIP वो कर रहे होंगे 500 रुपये महीने की, 1000 रुपये महीने की, और उसमें वो खुश होते हैं कि नहीं, मैं तो बड़ा डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं 1000 रुपये महीने का म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। और वहीं उन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी होगी 20 लाख की, बैंक से लोन वोन लेके कुछ भी करके 20-25 लाख का एक फ्लैट ले रखा होगा। तो नेटवर्थ उनके बैंक में सारी सेविंग सब कुछ मिला के 2-4 लाख रुपए हैं। जितना लोन मिल सकता है ले लिया है, अपनी नेटवर्थ का 200 गुना लोन ले लिया है। लेकिन शेयर बाजार में अपनी नेटवर्थ का 2% पैसा लगाने से डरते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि शेयर बाजार में लोन लेके पैसा लगाओ, बहुत रिस्की है, बिल्कुल मत करो, लेकिन एक मीनिंगफुल अमाउंट तो आपको लगाना पड़ेगा, जिससे क्योंकि अगर क्या होगा, आपके पास 100 रुपये हैं और आपने 1 रुपये शेयर बाजार में लगाया और वो 1 रुपये 2 रुपये हो गया, डबल हो गया, तो आपके 100 रुपये पे तो 101 रुपये ही हुए, आपको 1% का रिटर्न मिला। तो आपकी नेटवर्थ पे फर्क ही नहीं पड़ा। कम से कम इतना पैसा तो लगाइए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही जाता है तो आपकी नेटवर्थ पे फर्क पड़ता है। आपकी अगर नेटवर्थ 100 रुपये की है और आप 20 रुपये लगाते हैं उसमें से केवल 20%, और वो 20 का 40 होता है, तो आपके 100 रुपये में 20 रुपये का गेन आया, आपकी नेटवर्थ 20% से बढ़ी। तो खुद से ये पूछिए कि अगर आप 35,000 रुपये कमाते हैं और आप महीने के शायद 5-7-10 हज़ार रुपये बचा पाते हैं, तो 5,000 रुपये आप गोल्ड पे लगा रहे होंगे, 5,000 या तो आप FD पे लगा रहे होंगे। तो उतना अमाउंट वहाँ से हटा के, जब आप यंग हैं स्पेसिफिकली, जब आप रिस्क ले सकते हैं, तब स्टॉक्स पे लगाइए। जितने यंग आप हैं उतना ज़्यादा अपना सेविंग्स का पोर्शन आप इक्विटीज़ में लगाइए। यही वो समय है जब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ के लिए अपने पैसे को एक्सपोज करना है। ये बात आपने बहुत सही बोली। लोग लोन ले लेते हैं अपनी नेटवर्थ का 200 गुना 300 गुना, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं,
और EMI में स्टक हो जाते हैं, ये बिना सोचे कि ये अगर नहीं किया होता तो इतना सारा पैसा वी वुड हैव बीन इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। लेकिन हमेशा मैं फिर से कहूँगा, स्टॉक मार्केट में लोन लेके पैसा बिल्कुल नहीं लगाना। लीवरेज, मार्जिन, प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, शेयर बाजार के लिए लोन कभी नहीं लेना। अभी कोई केस आया आपके पास कि जिसने मार्च में लोन लेके स्टॉक मार्केट में लगा दिया? मतलब कभी कोई केस क्या, ऐसा लगभग हर रोज हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है। मतलब ब्रोकर्स का बिजनेस ही इसी पे चल रहा है कि मार्जिन से, लीवरेज से कमा रहे हैं। तो लगभग हर इन्वेस्टर ये गलती करता है। और कई ब्रोकर्स तो मैंने देखा ऐसे हैं कि कई बार होता है ना, हमने फंड कितने डाले अकाउंट में हमको याद नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अकाउंट में फंड 20,000 थे, आपने 40,000 के शेयर्स ले लिए या अज्यूम करके कि मेरे पास फंड्स हैं। ब्रोकर आपसे पूछेगा भी नहीं आपके 20,000, उसने मार्जिन जोड़ दिया, उस पर इंटरेस्ट लेना चालू। कुछ भी वार्निंग नहीं आती, कुछ भी नहीं हाँ, होता, right? तो ऐसे ब्रोकर से भी मेरे को बड़ा डर लगता है। अकाउंट बदल लीजिए अगर आपका ब्रोकर ऐसा है तो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं तो सो के थोड़ा सा लेट उठता हूँ जी। तो आपने हम दोनों को सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था। तो मेरी व्हाट्सएप देखने से पहले मैंने इनसे फ़ोन पे बात करी तो पता चला अच्छा प्रांजल इज़ इन जयपुर जी, मिलना है। मैं सुबह इतना एक्साइटेड हुआ, प्रांजल इज़ इन जयपुर। मैंने कहा चलो ठीक है, आज प्रांजल को पिक करते हैं। होटल पहुँचे जी। फिर क्या हुआ? अभी तक मेरे पाँव दुख रहे हैं। वो क्या है, 2 किलोमीटर तक किसी गाड़ी को धक्का लगाना आसान बात नहीं है, है ना। आपकी गाड़ी चालू ही ना हो, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में। तो ये मेरी कार है, रोज़ हम ऑफिस इसी से जाते हैं। पहले मैं इनको पिकअप करता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाते हैं। बट आज ना रास्ते में कार ख़राब हो गई तो हमें धक्का लगाना पड़ा। धक्का लगाने के लिए हमें मिल गए प्रांजल कामरा। हेलो यार, ये मनदीप बहुत गड़बड़ करता है। मुझे जयपुर बुलाया कि घूमेंगे और कार का धक्का लगवा रहा है मुझे। अरे कुछ नहीं, मतलब चाबी कभी कभी ढंग से लगती नहीं है। तो इनका आइडिया था कि धक्का देते हैं। तो और पता नहीं रिग्रेटफुली मैं वो उस समय वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो पार्ट। आपने अभी 2 घंटे पहले बोला कि मैं उम्मीद कर रहा था कि गाड़ी इतनी जल्दी चालू ना होगी, मुझे धक्का देने में मजा आता है। हमारे पास एक पुरानी जेन थी पापा के पास, वो एक तो ली सेकेंड हैंड थी और वो पहले दिन से धक्का स्टार्ट ही था, वो चाबी स्टार्ट थी ही नहीं। अच्छा। तो तब से ऐसा शौक है गाड़ी धक्का लगाने का कि बहुत सालों बाद मुझे मौका मिला कि फिर से गाड़ी धक्का लगा सकूं। तो कुछ ऐसा पावरफुल जैसी फीलिंग आती है। हाँ। क्योंकि एक बच्चा भी अगर पूरा दम लगाना गाड़ी खिसक जाती है उससे। तो ऐसा लगता है यार अपन गाड़ी खिसकाएं, अच्छा फील होता है। और वैसे 2 मीटर में ही चल गई थी। मैंने प्रांजल को बोला भी था कि 2 मिलियन का धक्का है ये। 2 मिनट का। तो इनफैक्ट हम वहां से रेस्टोरेंट गए और मैं उम्मीद कर रहा था कि ये गाड़ी फिर से चालू ना हो और फिर से धक्का लगाने का मौका मिले, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो होता कहाँ है। चालू हो गई। एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। So thank you for having me here. It was great. It was our pleasure. Same here. Had a really good. अब हमने सोचा था कि प्रांजल से मिलने रायपुर जाएंगे। अब जाएंगे, डोंट वरी, आएंगे। आइए। बट उन्होंने आने से पहले बोल दिया रायपुर में घूमने जैसा कुछ है नहीं, 200 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। अरे यार मेरे शहर को बदनाम मत करो, मेरा शहर बहुत सुंदर है और आप आइए, वहाँ क्या नहीं है घूमने को, आइए, बहुत अच्छा शहर है, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। रायपुर वाले देख रहे हैं मुझे। नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो प्रांजल लेट्स वाइंड अप। इनके चैनल पे भी एक वीडियो हमने बनाया है, उसको भी आपको देखना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नहीं, देखो आपने तो मुझे अपने चैनल पे बुला लिया, अब मैं सोचूंगा मुझे बुलाना है कि नहीं। और हाँ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सर प्लीज सोचता हूँ मेरे साथ कोलैब कर लो। जरूर। So thank you for having me here. Pleasure. Thank you. बाय। Bye.